Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. Radhe, Radhe. आ जाओ, शुरू करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन। कल हमने एक क्वेश्चन कर रहे थे कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट यानी अवमुख समुच्चय। कॉन्वेक्स सेट ऐसा समुच्चय जिसके कोई भी दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त हो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समुच्चय का अवयव होना चाहिए। यानी रेखा जिन बिंदुओं से बनी हो वो सारे बिंदु समुच्चय के होने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय है? अवमुख समुच्चय नहीं है। इनमें से कौन अवमुख समुच्चय नहीं है, आपको ये बताना है। निम्न में से कौन अवमुख समुच्चय नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन अवमुख समुच्चय नहीं है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें, इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 3 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 5 के। ये दो सर्कल है। एक की त्रिज्या अंडर रूट 3 हो जाएगी, एक की त्रिज्या अंडर रूट 5 हो जाएगी, है ना। एक की अंडर रूट 3 और एक की अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं एक बार बराबर ले रहा हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जिससे त्रिज्या प्राप्त हो जाए। ये हो गई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और ये वृत्त का समीकरण है, 2D में हम पढ़ के आए हैं कि ये वृत्त का समीकरण होता है। ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है और त्रिज्या अंडर रूट 3 है। ऐसे ही वो भी वृत्त है, उसकी त्रिज्या अंडर रूट 5 है। मतलब एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दोनों का केंद्र मूल बिंदु पे है। अब यहाँ पे छोटे बड़े का क्या मतलब है? याद होगा हमने छोटे बड़े के बारे में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है 3 से। इसका मतलब बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है। जो अंडर रूट 3 त्रिज्या वाला बिंदु है, अंडर रूट 3 त्रिज्या वाला जो सर्कल है, उस सर्कल के बाहर बिंदु है। लेकिन 5 से छोटा है, मतलब 5 त्रिज्या वाले, यानी अंडर रूट 5 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर का बिंदु है। यानी ये जो हमारा समुच्चय बनेगा ये कुछ ऐसा होगा। ये अंडर रूट 3 त्रिज्या का वृत्त और ये अंडर रूट 5 त्रिज्या का वृत्त। और हमारा समुच्चय कौन सा है? अंडर रूट 3 त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर का बिंदु और अंडर रूट 5 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर का बिंदु, है ना। यही स्थिति है। अंडर रूट 3 वाला जो वृत्त है उसके तो बाहर का बिंदु, उसके अंदर का बिंदु। क्या ये समुच्चय अवमुख है? जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहां से कोई भी दो बिंदु लेता हूं और उनको मिलाता हूं तो रेखा समुच्चय के अंदर नहीं है, समुच्चय के बाहर से जा रही है ना। तो ये अवमुख समुच्चय नहीं है। ये अवमुख समुच्चय नहीं है, तो हमारा सही आंसर तो हो गया ए। चलो बी और सी और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। बी जो है, सी को पहले ट्राई कर लें तो सी तो आराम से कि इकाई त्रिज्या का वृत्त है। इकाई त्रिज्या का वृत्त है, वृत्त के अंदर का हिस्सा है। इकाई त्रिज्या के वृत्त का अंदर का हिस्सा है। सी ऑप्शन। ये अंदर का है ना। ये अवमुख है, ये बिल्कुल कॉन्वेक्स है। ये अवमुख है। अच्छा इसे देखें, ये दिग्वर्त है। 6 का अगर मैं भाग दे दूं तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 3 लेस देन इक्वल टू 1। ये दिग्वर्त के अंदर का
हिस्सा है, क्योंकि छोटा है बराबर है मतलब दीर्घवृत्त के अंदर का है, तो ये दीर्घवृत्त के अंदर का हो गया, है ना, दीर्घवृत्त के अंदर का हिस्सा हो गया। ये भी अवमुख है ना, वो भी अवमुख है और ये भी अवमुख है, ये दोनों अवमुख हो गए। इसको आ जाए, ये परवलय है, ये परवलय है, एक बार बराबर का चिन्ह ले लो, है ना, बड़े छोटे का चिन्ह बाद में पता लगा लेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये वो परवलय है जो x की ओर जाता है, ये वो परवलय है जो x की ओर जाएगा, ये परवलय। अब अंदर है या बाहर है, किसी भी अंदर के बिंदु को चेक करवा लो, अगर संतुष्ट कर रहा है तो अंदर का क्षेत्र है, नहीं कर रहा है तो अंदर का क्षेत्र नहीं है, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स है, इसको चेक करवा लो। y की जगह 0 रखने पर, x की जगह 1 रखने पर, ये 0 आया, ये 1 आया और ये सत्य आया, ये सत्य है, इसका मतलब 1 0 इसके क्षेत्र में है, इसका मतलब इसका क्षेत्र अंदर की तरफ वाला है ना, इसका क्षेत्र अंदर की ओर है। किसी भी समीकरण का क्षेत्र देखना हो, क्योंकि जब असमीका होती है, जब असमीका होती है तो फिर क्षेत्र बनता है, कौन कौन से बिंदु उसके क्षेत्र में, ये पता करने के लिए अब दो ही है। अब कोई भी आकृति होगी तो वो पूरे समतल को दो भागों में बांटेगी, एक तो अंदर के बिंदु और एक बाहर के बिंदु, कौन अंदर है कौन बाहर है। अब जो क्षेत्र है वो अंदर है या बाहर है, ये पता करने के लिए कोई भी एक अंदर का या बाहर का कोई बिंदु रख लो, समीकरण में असमीका में रख के चेक कर लो, संतुष्ट करता है तो वो बिंदु जहां भी है क्षेत्र भी वही है, बिंदु और क्षेत्र एक ही है। संतुष्ट नहीं करता है तो जहां बिंदु है उसको छोड़ दो, उसके अपोजिट साइड में क्षेत्र होगा। अगर इसे संतुष्ट न करता तो क्षेत्र बाहर वाला होता, संतुष्ट कर गया मतलब क्षेत्र इधर ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये अवमुख समुच्चय है, कोई भी दो बिंदुओं को यहाँ मिलाऊंगा तो वो अंदर ही मिलेंगे, पूरी रेखा अंदर ही आएगी, तो ये अवमुख है, तो बस ए गलत था, ए अवमुख नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम z दिया गया है और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के बाद में ये सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब इन सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिए हुए हैं बधाई हो, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या डीजेनरेट बीएफएस है या नॉन डीजेनरेट बीएफएस है या नॉन बीएफएस है, इनमें से ये कौन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये कौन है, ये भाई लोग कौन है, ध्यान से सुनना समझना। एफएस क्या होते हैं, जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उनको एफएस कहते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं एफएस कहलाते हैं। नंबर 1 टन याद करो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इस तरीके के सवाल की जगह आराम से और बढ़िया सवाल बनेगा। एफएस वो जो सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, प्रतिबंध 1 2 3 4 जितने भी प्रतिबंध है इनको जो संतुष्ट करता है वो एफएस कहलाता है, वो फेजिबल सॉल्यूशन सुसंगत हल कहलाता है। डन। नंबर 2, जब इन असमीकाओं को बराबर में बदल लेते हो, बराबर में बदल के उसके बाद सॉल्व करते हो तो उसे बीएस कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन आधारी हल, आधारी हल। अब कोई सॉल्यूशन एफएस भी है लेकिन बीएस में केवल असमीकाएं आती है, 1 2 3 केवल असमीकाएं आती है ना, ये शर्त नहीं आती। बीएस में खाली जो शर्तें होती है उनको ही संतुष्ट करने वाले मान चाहिए होते हैं, और उनमें भी हम जो भी एक्स्ट्रा होते हैं उनको जीरो कर देते हैं, एक्स्ट्रा को जीरो कर करके निकालते हैं। मान लीजिए 4 समीकरण है और 5 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को जीरो कर करके कभी इसको जीरो किया कभी उसको जीरो किया और वो सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम बीएस बोलते हैं। अब कोई सॉल्यूशन बीएस भी हो और एफएस भी हो, दोनों हो तो वो बीएफएस बन जाता है, वो बीएफएस बन जाता है। फिर बीएफएस में से जो हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, मैक्सिमम कर रहा है मिनिमम कर रहा है, वो फिर ओएस बन जाता है, वो ओएस होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आ जाओ, देखो पहली बात तो समझने वाली बात, कमाल की बात, सब बराबर के चिन्ह दिए हुए, सब के सब बराबर है, देखो बराबर बराबर बराबर,
डन भाई, सारे बराबर है। ठीक है, चलो सारे बराबर है। अब इनको रख के देखते हैं संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, चेक करवा लो संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। अगर संतुष्ट करते हैं तो ये एफएस हो जाएंगे। तो 4 रखा, 8, 8 और 9 17, 17 में से 2 गए 15, डन, संतुष्ट हो रही है। इसमें रखो 6, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 6 गए 21, संतुष्ट हो रही है। यहाँ रखा 8, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 में से 8 गए 30, ये भी संतुष्ट हो रहे हैं। डन भाई, इसका मतलब ये बीएस है। बराबर की समीकरण है, इनको संतुष्ट कर रहे हैं, बीएस है। देखो समीकरण 3 है, समीकरण 3 है, 3 समीकरण तो 3 ही मान निकलेंगे। एक मान 0 किया हुआ है, एक मान 0 किया हुआ है इन्होंने, तो ये बीएस हुआ नहीं हुआ? बोला हाँ बीएस हो गया। बीएस में यही तो करते हो आप। बीएस में आप क्या करते हो? बीएस में आप जितनी समीकरण होती है, जितनी समीकरण होती है उतने ही चरों को रखते हैं, बाकी को 0 कर देते हैं। तो ये 3 समीकरण है, 4 चर है, तो एक को 0 करना होगा। तो इसने x3 को 0 किया हुआ है, कोई बात नहीं, किसी को 0 किया हुआ है, इसका मतलब बीएस है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। 3 समीकरण है, 3 ही चरों के मान है, बाकी 0 है, बाकी 0 किया हुआ है, तो बीएस तो है। अब बात आ जाती है, इस शर्त को और चेक कर लो, इस शर्त को, क्योंकि कई बीएस है वो एफएस हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीएस माइनस में भी हो सकते हैं, बीएस माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त पूरी कर गए तो फिर ये एफएस भी हो जाएंगे। ये सबके सब देखो, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब एफएस है। समीकरणों को संतुष्ट कर ही रहे हैं, कोई भी नेगेटिव है नहीं, तो ये एफएस हो गए। तो ये बीएस भी है, ये एफएस भी है, तो ये बीएफएस हो गए। डन, फाइनली हम यहां तक तो पहुंच गए कि ये बीएफएस है। अब बीएफएस हो गए। बीएफएस में भी 2 प्रकार होते हैं, डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट में जो 0 है उसके अलावा कोई और 0 नहीं होगा। एक तो मजबूरी है क्योंकि उसको तो 0 करना ही पड़ेगा, तो एक तो 0 होगा, लेकिन उसके अलावा कोई 0 नहीं होगा। उसके अलावा कोई और 0 है ही नहीं। देखो सिर्फ एक x3 0 है, क्योंकि x3 एक्स्ट्रा था, 4 थे, 4 में से एक को तो 0 करना ही था बीएस निकालने के लिए, एक को तो 0 किया ही किया, वो तो जरूरत थी, वो किया। उसके बाद में कोई 0 आया नहीं, कोई 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नॉन डीजनरेट बीएफएस है। तो आंसर हो गया ए नॉन डीजनरेट बीएफएस। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों नहीं है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो भी और निकालो बीएफएस, ये तो एक बीएफएस है, ऐसे कई निकलेंगे। यहाँ पे x3 को 0 किया है, x1 को 0 करो, x2 को 0 करो, x4 को 0 करो, भी तो और बाकी है कहानी। सारे बीएफएस निकालोगे, उनमें से चेक करोगे कि कौन मैक्सिमाइज कर रहा है, वो ओएस होगा ना। जबकि हमें उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया तो अब ए की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ए ऑब्वियसली बात है, ये गलती है ना। जब उत्तर मिल गया और हमारे ऑप्शन में एक सही होता है तो 3 गलत होते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एक सही होता है, अगर आपको ए सही मिल गया तो आपको बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो गलत है। और अगर उनमें से कोई गलत नहीं है तो सवाल गलत है, फिर उन वो तीनों गलत नहीं है तो फिर सवाल गलत है। आपको टेंशन, दोनों केस में टेंशन नहीं है, सवाल गलत है तो वैसे टेंशन नहीं है, सवाल गलत नहीं है तो वैसे टेंशन नहीं है। और अगर सब गलत है तो हमको तो हमारा सही ढूंढना था, मिल गया, बात खत्म। हमें बाकियों को क्या करना, बाकियों का हमें क्या करना, हमें सी मिल गया, सी सही है, बात खत्म। अब बाकी को गलत होना ही पड़ेगा, नहीं होते तो सवाल गलत होगा, दो सही हो नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये भी कई बार ये ऑप्शन वाली चीजें है ना, ये भी हमारे बहुत अच्छे से काम करती है। आप तो वो सही को ढूंढ लो, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप ही गलत है, क्योंकि 3 गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? नंबर 1 बात, एक कॉन्वेक्स सेट, एक अवमुख समुच्चय कैन नॉट हैव, हो नहीं सकते, इनफाइनाइट मैनी एक्सट्रीम पॉइंट, अनंत चरम बिंदु नहीं हो सकते। किसी कॉन्वेक्स सेट में अनंत चरम बिंदु नहीं हो सकते। चरम बिंदु क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स को चरम बिंदु कहते हैं। ये कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स सेट एक अवमुख समुच्चय के अनंत चरम बिंदु नहीं हो सकते। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य नहीं हो सकते? हो सकते या नहीं हो सकते? किसी कॉन्वेक्स सेट के अवमुख समुच्चय के अनंत बिंदु हो सकते हैं या नहीं हो सकते?
जवाब है हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर्किल, इसका एग्जाम्पल है सर्किल, ये बात गलत, फॉल्स। क्यों? इसका एग्जाम्पल है सर्किल। एक सर्कल जो होता है, एक जो डिस्क होती है, वो अवमुख समुच्चय है और उसका हर बिंदु अपने आप में एक एक्सट्रीम पॉइंट है। उसका हर बिंदु अपने आप में एक्सट्रीम पॉइंट है। अब थोड़ा सा आप याद करो, आपको कॉन्वेक्स सेट में आपने तो कल बताया था कि अनंत हो ही नहीं सकते, लेकिन वो अलग था। वो कौन था? वो एलपीपी का था। अगर एलपीपी में कॉन्वेक्स सेट होता है, एलपीपी में कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि एलपीपी का कॉन्वेक्स सेट भुजाओं से बना हुआ होगा और भुजाएं लिमिटेड होंगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एलपीपी के अंदर जो भी समीकरण होती है वो लिमिटेड होती है, 5, 10, 15, 20, 50, अनंत समीकरणें नहीं होती। इसमें एलपीपी का जिक्र नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कॉन्वेक्स सेट। क्या एक अवमुख समुच्चय के अनंत चरम बिंदु नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एलपीपी में नहीं हो सकते, एलपीपी में नहीं हो सकते। तो बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं। ए एलपीपी कैन हैव इनफाइनाइट मैनी एक्सट्रीम पॉइंट। ना ना, को नहीं हो सके। क्यों को नहीं हो सके? क्योंकि एक एलपीपी का जो क्षेत्र बनता है वो लाइनों से बनता है, लाइनें समीकरणों से बनती है, समीकरणें फिक्स होती है, 5, 10, 15, 50, तो फिर चरम बिंदु भी फिक्स होंगे। ये भी गलत है। क्या किसी एलपीपी के पास एग्जैक्टली 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं, 2 नहीं हो सकते। अगर 2 होंगे तो फिर तीसरे भी होगा, क्योंकि जो 2 बिंदु ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए तो उनको मिलाने वाली रेखा के समस्त बिंदु ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। 2 नहीं हो सकते, या तो एक होगा या फिर अनंत होंगे, या तो एक होगा या अनंत होंगे। जवाब है ये भी फॉल्स। याद आ रहा है आपको ये बात कि अगर मान लीजिए 2 बिंदुओं पे सेम आ गए, ये बात मैंने बताई हुई है, अगर 2 बिंदुओं पे सेम आ गए तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर भी सेम आएंगे। ए एलपीपी कैन हैव ए नॉन बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जवाब है ये भी गलत है। नॉन बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी गलत है। बाय डिफॉल्ट ये भी गलत है। तो चारों का चारों ही गलत है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा बीएफएस होता है। हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक बीएफएस होता है। हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक बीएफएस होता है। बीएफएस में से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो ये बात भी गलत है। जवाब है चारों की चारों ही गलत है। ये विवादित सवाल था। ठीक है, कुछ जरूरत थोड़ी है, गलत है तो गलत है, बहुत सिंपल है ये। गलत है तो गलत है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के, कंसीडर द एलपीपी। इस एलपीपी को कंसीडर करो। ध्यान से सुना, बहुत अच्छी है, ये सवाल भी बहुत अच्छे हैं। ये सवाल बच्चे दिमाग लगाना है। देखो, ये आपको मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, ठीक है, ये दी हुई है। अब चित्र तो नहीं बनेगा, चित्र बन ही नहीं सकता। चित्र तो खाली 2 का बन सकता है, और ये तो 4 4 तो ऑलरेडी बैठे हैं। 4 4 तो ऑलरेडी बैठे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, 4 तो बैठे ही हैं, और 2 हम और मिला देंगे तो 6 हो जाएंगे। तो ये नहीं बैठेगा, तो कैसे करेंगे हम? दिमाग से करेंगे। कैसे दिमाग से करेंगे? दिमाग से ऐसे करेंगे, समीकरण तो 2 ही है, समीकरण 2 ही है, और 2 समीकरण से 2 ही मान निकल सकते हैं। बचे हुए सारे जीरो करने पड़ेंगे, बचे हुए सारे आपको जीरो करने पड़ेंगे। एक बार मैं इसको बराबर कर देता हूँ, बीएस निकाल लेते हैं इसके, इसके बीएस निकाल लेते हैं। 5x प्लस वाई, क्योंकि बीएस में से ही तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बीएफएस में से आता है, बीएफएस बीएस में से आता है। तो 5x प्लस वाई प्लस 6z, और इसके साथ मैंने मान लीजिए u जोड़ दिया, एक वेरिएबल चाहिए था, u जोड़ दिया, ये बराबर हो गया। सवाल लंबा जाएगा, है ना, पेपर के दृष्टि से नहीं है ये सवाल, बस सीख लो, सीखने के लिए कर सकते हो।
और मैंने यहाँ पे v जोड़ दिया और ये 40 हो गया। अब देखो समीकरण तो दो ही है ना, दो समीकरण है तो दो समीकरण से दो ही मान निकल सकते हैं, दो समीकरण से दो ही मान निकल सकते हैं। हमारे पास बंदे हैं 6, 6 है तो 4 जीरो करने होंगे, 4 जीरो करने होंगे, और 4 जीरो कई प्रकार से हो सकते हैं कि ये 4 वो 4, ये समझ लो दो निकालने, यूं समझ लो दो निकालने 4 जीरो करने। तो एक्स वाई निकालते हैं पहले, है ना, पहले एक्स वाई निकालते हैं तो बाकी सब जीरो कर देते हैं, जेड जीरो कर देते हैं, डब्ल्यू जीरो कर देते हैं, यू जीरो कर देते हैं, वी जीरो कर देते हैं, और खाली एक्स वाई पर खेलते हैं। देखते हैं कि एक सॉल्यूशन एक्स वाई पे क्या आता है। 5x प्लस वाई बराबर 20, 6x प्लस 2y बराबर 40। इन दोनों को हल करने पर इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये जाएगा 10x प्लस 2y बराबर 40, 6x प्लस 2y बराबर 40, घटाने पर 2y 40 कट गए, 4x बराबर 0 और x बराबर 0, x का मान 0 रखने पर y का मान 20। तो सॉल्यूशन आ गया x 0 और y 20 और z 0 और w 0 और u 0 और v 0, एक ही आ गया, है ना, एक तो ये आ गया। अब दूसरा, ऐसे दो दो के कई जोड़े बनेंगे, लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। अब यहाँ पे मैं रखूं, इस बिंदु पे निकालूं तो इस बिंदु पे मेरा आता है 60, इस बिंदु पे मेरे z का मान आता है 60 और 60 ऑप्शन में है, 60 तो ऑप्शन में है। और ट्राई करते हैं, ये हो गया। और एक चीज ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग ये है कि W तो घट रहा है, W माइनस में है, W माइनस में है और W कभी माइनस का हो नहीं सकता ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो W जो है भैया, उसका जितना कम मान लेंगे उतना ही Z ज्यादा आएगा, W जितना कम होगा Z उतना ज्यादा आएगा, यानी W तो जीरो ही लो हर बार, W भैया को तो हर बार जीरो ही रखो, W को जितना जीरो रखोगे उतना अच्छा रहेगा, W तो जीरो ही रहना चाहिए, है ना। तो W के साथ जो भी जोड़े बनने वाले हैं वो तो बनाओ ही मत, क्योंकि W का जीरो रहना ही सबके लिए अच्छा होगा। सही है, क्या कहते हो? है ना, तो ये हो गया। तो और उत्तर, यहाँ पे गुणांक जो है वो y के और z के बड़े हैं, तो एक काम करते हैं, एक y और z का और जोड़ा निकाल लेते हैं, y z, तो x0, x0, w0, u0, v0, ये सब जीरो कर दो और एक जोड़ा निकाल लो y का और z का, y प्लस 6z, y प्लस 6z बराबर 20, 2y प्लस 2z बराबर 40, y प्लस 6z बराबर 20, 2y प्लस 2z बराबर 40, 2 से गुणा करने पर 2y प्लस 12z बराबर 40, घटाने पर माइनस 10z बराबर 0, z बराबर 0, z का मान 0 रखने पर y का मान 20। ये तो आ चुका, 0 20 आ चुका है ना, ये तो वापस आ गया। तो कुछ मैं 60 90 वाला लगा नहीं मुझे कि 90 कोई आएगा क्या, 90 वाला कोई बैठता नहीं लग रहा, 90 वाला कोई बैठेगा नहीं, 60 से ऊपर जाने के चांस नए के बराबर ही है, तो 60 ही भाई साहब विनर होंगे। 90, 90 यहाँ अगर देखें तो 90 तब आता है जब z 15 आ जाए या फिर 15 छिक 90, z 15 आ जाएगा तो ये समीकरण असंतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि z का मान 15 होते ही 15 छिके 90, ये तो 20 से कम होना चाहिए ना, तो समीकरणों को भी तो देखना पड़ेगा। तो 60 से ऊपर ये कूच नहीं करेगा, हम कुछ भी कर ले ये 60 से नीचे नीचे ही रहेगा, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, बढ़ जाऊं आगे, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, सपोज दैट द x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0 और ये समीकरण को संतुष्ट करता है,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तीन तीन। क्षेत्र बाहर की तरफ। x1 4, x2 2। इसका क्षेत्र भी बाहर की तरफ। है ना, पॉइंट बने 3, 1 2 और 3। ये तो हो गया आपका 0 3 और ये हो गया 4 0। ये दोनों को हल करके निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 बराबर 3, x1 प्लस 2x2 बराबर 4, घटाने पर ये कट गया, माइनस x2 बराबर -1, x2 का मान 1 रखने पर x1 का मान 2। तो ये बिंदु आ गया 2,1। अब z का मान, z बराबर है हमारा 5x1 प्लस 7x1, 5x1 प्लस 7x2। एक बिंदु है हमारा 4 0, 4 0 पे 20 आया, 0 3 पर 21 आया और 1 2 पर 2 1 पर सॉरी 2 1 पर 10 7 17 आया। हमें कौन सा चाहिए? हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम होता है 21। 21 मैक्सिमम है, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध है तो कहीं मरवा ना दे, तो अपरिबद्ध को देखना पड़ेगा। मिनिमम, हाँ मैक्सिमम 21 है, मिनिमम 17 है अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए। रुझानों में तो यही दिख रहा है, रुझानों में मैक्सिमम 21 दिख रहा है, मिनिमम 17 दिख रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्षेत्र को काट रहा है या नहीं काट रहा। तो बनाते हैं, पहले 21 को ट्राई करते हैं। तो 5x1 प्लस 7x2, 5x1 प्लस 7x2 बराबर 21। 21 लेने पर ये लाइन जाएगी, x1 का मान हो जाएगा 21/5, 21/5 लो 4.2 हो जाएगा, है ना। 4.2, 4.2 लगभग यहाँ से ही जाएगा। 4.2, 4.2 अगला आ जाएगा 7 या 21, 3 से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। तो बिल्कुल ये लाइन क्षेत्र को काट रही है, और क्षेत्र को काट रही है इसका मतलब है एक तरफ बड़ी होगी एक तरफ छोटी होगी। क्षेत्र को काट रही है तो फिर बात ही खत्म होगी, क्योंकि क्षेत्र को काट रही है इसका मतलब बड़ा और छोटा दोनों ही है। क्षेत्र को काट रही है मतलब बड़ा और छोटा दोनों ही है। 21 से बड़े भी मिलेंगे, 21 से छोटे भी मिलेंगे। अब 21 से बड़े मिलेंगे इसका मतलब 21 मैक्सिमम नहीं है। डन, ये तो बाहर गया। अब आ जाते हैं 17 को। 21 तो मैक्सिमम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि मैक्सिमम 21 है और मिनिमम इसके पास नहीं है। मैक्सिमम तो नहीं है इसके पास। अब इसका मिनिमम और चेक करते हैं। मिनिमम है हमारा 17, 17 को और ट्राई करते हैं। 5x1 प्लस 7x2 बराबर 17, और 17 तो 17/5, 17/5 हो जाएगा लगभग 3.4, 3.4 यहाँ आएगा। 17 ये हो जाएगा 17/7, 14 2, 2.5 मान लो, यहाँ से जाएगा।
ओ 2 1 से जाएगा क्या? 10 2 1 से जाएगा, बिल्कुल। ये क्षेत्र को, अभी रुक जाओ, लाइन तो आ रही है, लेकिन क्षेत्र किधर है? 21 से 17 से छोटा किधर है, 17 से बड़ा किधर है? 17 से छोटा तो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा 17 से छोटा, तो इसका मतलब है क्षेत्र में 17 से बड़ा ही है, तो 17 मिनिमम हो गया, तो ठीक है, मिनिमम 17 है। तो आपका बी सही होगी। क्या बढ़िया सवाल बनाया, कमाल का सवाल बनाया, लाइन को एकदम सही जगह कटवाया, देखो यहाँ कटवाया, और मिनिमम इस लाइन का मिनिमम, इस लाइन से छोटा जो है वो इधर है, 17 से छोटा इधर मिलेगा, मतलब क्षेत्र सुरक्षित है। 17 से, क्षेत्र में 17 से छोटा नहीं मिलेगा, क्षेत्र में तो 17 से बड़े ही मिलेंगे, तो इसका मतलब 17 मिनिमम हो गया। तो बहुत ही गजब सवाल बनाया, एकदम किनारे पे लाके, और सारी चीजें डाली, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है इसको है, इसमें नहीं है। बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। ठीक है ना? एक बार मैं ये डायग्राम है ना आपको दिखा देता हूँ, एक बार बहुत समझ में आ जाए। एक मिनट रुको, सवाल बढ़िया है, इस सवाल ना आप एक बार देख लिया, देखना से याददाश्त अच्छी हो जी। ये देखो, ये हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एक तो हमारी ये क्षेत्र था, ये वाली लाइन, और इसके ऊपर का क्षेत्र। दूसरा था हमारा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। एक ये था, और इन दोनों ने जो एरिया बनाया, जो कॉमन एरिया बनाया, कि जहां कॉमन है वो, है ना, एक पॉइंट तो ये था, ये और एक यहां बना, ये देखो, ये 3 पॉइंट थे जो इनका हमारा, जो पॉइंट बने थे, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट जो बने थे वो ये 3 थे, मतलब 0 3 2 1 और 4 0। फिर हमारा हुआ कि भाई 21 आ रहा था, एक मिनिमम, मैक्सिमम 21 आ रहा था, और मिनिमम 70 आ रहा था, लेकिन अपरिवर्त क्षेत्र है, तो अपरिवर्त क्षेत्र पे कुछ भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है कि 21 सही है या गलत है। चेक करने के लिए हमने लाइन बनाई, एक 17 वाली लाइन बनाई, 5x प्लस 7y। अब हमें देखना था कि ये लाइन इस क्षेत्र में क्या 21 से बड़े मान देगी या नहीं देगी, तो ये बनाया 21, और ये देखो
ये कह रही है कि हाँ भाई 21 से बड़ा मान आपको इस क्षेत्र, ये देखो पूरा ग्रीन दिखा रहा है कि 21 से बहुत बड़े मान, 21 से भी बड़े बड़े मान पड़े हैं आपके पास, 21 से भी ऊपर जाएंगे आप, जितने भी 21 से बड़े चाहिए, जितने चाहे उतने ले लो। तो इसका मतलब 21 मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि 21 भरा पड़ा है, 21 से बड़े मान भरे पड़े हैं ऊपर। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई चलो 17 से छोटा मान है क्या इसमें, 17 से छोटा मान px प्लस 7y छोटा है 17 से, 17 बाल बाल बच गया, ये देखो 17 बच गया। 17 से छोटे हैं, बिल्कुल है, लेकिन 17 से छोटे इधर है, क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्र में तो 17 ही छोटा है, देखो ये दिखा रहा है 17 से छोटे हैं। सत्रह से छोटे हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है उसमें 17 से छोटे नहीं है। हमारा क्षेत्र ये है, इस क्षेत्र में 17 से छोटे नहीं है। तुम्हारा क्षेत्र सुरक्षित हो गया ना। जबकि 21 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 21 से बड़े मान क्षेत्र में थे, इसलिए 21 जो है वो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन 17 मिनिमम है। ठीक है, ये है सवाल। अब इनमें से कौन एफएस नहीं है, नीचे 1 2 3 दिए हुए हैं, इनमें से कौन एफएस नहीं है, इनमें से कौन एफएस नहीं है। सबके सब बीएस तो हैं, क्योंकि एक में जेड जीरो किया गया है, एक में एक्स जीरो किया गया है, एक में वाई जीरो किया गया है ना, एक में जेड जीरो कर दिया, एक में एक्स जीरो कर दिया, एक में वाई जीरो कर दिया। तो एक एक, क्योंकि दो समीकरण है, 3 मान है, तो एक तो जीरो करना ही पड़ेगा, 3 है ना, 3 है तो एक को तो जीरो करना ही पड़ेगा, तो एक को जीरो कर दिया, एक बार जेड को जीरो कर दिया, एक बार एक्स को जीरो कर दिया, एक बार वाई को जीरो कर दिया, बीएस निकाल लिया। तो बीएस तो सही है, लेकिन इनमें से एफएस कौन सा है। देखो एफएस वो होता है जो समीकरणों को संतुष्ट करे, साथ में नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को भी पूरा करे, जो इसको भी संतुष्ट करे। अब इसे ये पूरा कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, परंतु ये नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये पूरा नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एफएस हैं, ये एफएस नहीं है। अच्छा बीएस तो है, हाँ बीएस है, बीएस है परंतु एफएस नहीं है। और अब ये दोनों बीएस भी हैं और एफएस भी हैं, इसका मतलब ये दोनों बीएफएस है। अगला सवाल, which variable या variables are introduced to convert an LPP into standard form। कौन है जो LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कौन है वो। स्लैक है, सरप्लस है, न्यूनता पूरक है, आधिक्य पूरक है, या न्यूनता पूरक आधिक्य पूरक दोनों है, या कृत्रिम चर है। कौन मानक रूप में बदलता है, मानक रूप का मतलब बराबर वाली फॉर्म में बदलता है। ए एक्स बराबर बी कौन बनाता है, ए एक्स बराबर बी कौन बनाता है, आपके एल पी पी को ए एक्स बराबर बी कौन बनाता है। तो भाई स्लैक और सरप्लस बनाते हैं, स्लैक और सरप्लस ही बनाते हैं। अगर ये ना होते तो असमीकाएं रह जाती छोटा बड़ा। तो मानक रूप में बदलने का काम स्लैक और सरप्लस करते हैं। ठीक है, ए बी एफ एस इज, बी एफ एस को डी जनरेट कब कहते हैं, बी एफ एस को डी जनरेट, ये इस बार पेपर में आया था। आधारी सुसंगत हलों को अपभ्रष्ट कब कहते हैं, आधारी सुसंगत हलों को अपभ्रष्ट कब कहते हैं, कब कहते हैं कि ये भ्रष्ट हो गए हैं। ये इस बार का सवाल था कि आधारी सुसंगत हलों को अपभ्रष्ट कब कहते हैं, कब कहते हैं कि भ्रष्ट हो गए हैं। ये तब कहते हैं जब एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जीरो हो। अगर एक भी आधारी हल जीरो हो गया, एक भी आधारी हल,
एक भी आधारी हल 0 है तो हम कहते हैं कि अपभ्रष्ट बीएफएस है। और एक भी 0 ना हो तो नॉन डीजेनरेट, अनअपभ्रष्ट, जो अपभ्रष्ट नहीं है। इनमें से बताना है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में से कौन बीएफएस है और कौन नहीं है। 1014 क्या बीएफएस है? इज ए बीएफएस। 1014 इज बीएफएस बट 2004 बीएफएस नहीं है। ये बीएफएस नहीं है परंतु ये है। दोनों ही नहीं है, दोनों ही है। इनमें से कौन बीएफएस है और कौन नहीं है? 1014 देखो, संतुष्ट करा के देख लो पहले तो। सबसे पहले तो संतुष्ट करा के देख लो, संतुष्ट होता है नहीं होता। 1014 यानी x1 का मान 1 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 1 है और x4 का मान 4 है। तो चेक करो क्या संतुष्ट कर रहे हैं। तो 4 यहाँ पे हो गया, 1012 डन, संतुष्ट। 1012 संतुष्ट। यहाँ रखें तो 02 4, 4 - 4 0 संतुष्ट। सब पॉजिटिव, हाँ सब पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। है ना, दोनों के दोनों ही बीएफएस है, दोनों संतुष्ट कर रहे हैं। आवाज को नहीं आ रही, अब आ जाइए, देखो अब आ जाएगी। दोनों ही संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही बीएफएस है। अब इसमें से एक चीज और याद है, इसमें से ये जो भैया है ये वाले, इसमें एक 0 है, एक तो 0 होना ही चाहिए, बचे हुए कोई 0 नहीं है। एक तो 0 होना चाहिए, बचा कोई 0 नहीं है। तो इसको कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन डीजेनरेट बीएफएस। ये है अनअपभ्रष्ट बीएफएस। और वो है, एक तो 0 होना चाहिए, वो तो है। एक 0 होना चाहिए था, वो तो 0 है। लेकिन एक के अलावा और भी एक 0 है। ये भ्रष्ट वाले हैं, भ्रष्ट बीएफएस। दोनों बीएफएस है ना। ये जो भ्रष्ट नहीं है और ये जो भ्रष्ट है। भाई एक तो 0 होना ही था, लेकिन और भी उसके अलावा कोई और 0 हो रहा है, तो फिर इसको हम भ्रष्ट कहते हैं, अपभ्रष्ट कहते हैं। तो ये अपभ्रष्ट है। ये बीएफएस, ये भी बीएफएस है, ये भी बीएफएस है, लेकिन ये कौन सा है? बिना भ्रष्ट वाला, यानी अनअपभ्रष्ट। और वो है अपभ्रष्ट। एक 0 होना चाहिए था, वो है, लेकिन उसके अलावा भी 0 आ रहा है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 0 आ रहा है ना। भाई इसमें x2 को 0 किया गया था, इसमें x3 को 0 किया गया। x3 को 0 कर दिया, वो तो कायदा था, कायदे से एक 0 होना चाहिए था, x3 को 0 कर दिया। लेकिन जब बचे हुए को मान निकाला, पता चला कि बचे हुए में से भी एक 0 आ रहा है। इसका मतलब इन्हें हम कहते हैं अपभ्रष्ट बीएफएस।
इसके एक्सट्रीम पॉइंट और नंबर ऑफ BFS, इसके कितने BFS होंगे और कितने एक्सट्रीम पॉइंट होंगे? X3 Y2 और क्षेत्र हो गया नीचे की तरफ। दूसरा है X लेस देन 3, Y लेस देन 3, ये एरिया बन गया। एक्सट्रीम पॉइंट आ गए 1 2 3 4, और जितने एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उतने BFS होते हैं। 4 ही एक्सट्रीम पॉइंट है, 4 ही BFS है। 4 ही एक्सट्रीम पॉइंट है और 4 ही हमारे BFS है। सही है? क्या कहते हो? गलत बना दी डायग्राम? डायग्राम गलत बनाया क्या? अच्छा, ट्रायंगल वाला एरिया होगा। ओहो, हाँ ये बात सही है। ये तो सही बात है। ये तो लाइन नीचे की तरफ है, ये लाइन नीचे की तरफ है, तो एरिया ये वाला बनेगा फिर, और ये एरिया बनेगा तो हमारे पॉइंट्स होंगे 3 3। भारी गलती होगी ये तो। ठीक है, अगला सवाल। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो होती है, सिंप्लेक्स मेथड जो होता है, उसको काम करवाने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो ए सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ, एक एल्गोरिथम में क्या क्या होता है? टेस्टिंग वेदर द LPP हैज ON, क्या इस बात की टेस्टिंग भी होती है उसके अंदर कि LPP का OS है या नहीं है? जवाब है बिल्कुल होती है। टेस्टिंग डी जनरेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डी जनरेटेड है या नहीं है? बिल्कुल टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग वेदर इट इज ए मैट्रिक्स, टेस्टिंग वेदर इट इज ए मैट्रिक्स। ओके, बात मैट्रिक्स की तो जांच करी है। सी ऑप्शन कौन जचे यार, मैट्रिक्स की जांच करें। मैट्रिक्स की जांच तो को नहीं करे यार। मैट्रिक्स की जांच क्या करे, मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन जांच क्या करने की दरकार है?
हाँ, टेस्टिंग वेदर इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो सकता है कि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही है, वो चेक करना होता है। अब बात हो जाती कि भाई उसमें इकाई मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही है, ये तो चेक करते हैं। तब तो फिर नन ऑफ दी अबोव हो गया, सब के सब सही है, तीनों के तीनों सही है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही है, इस चीज की टेस्टिंग तो होती है, क्योंकि नहीं बन रही है तो फिर जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो यूज करते हैं, वो यूज करके फिर सॉल्व करते हैं, तो ये तो बनता है, लेकिन मैट्रिक्स को जांच नहीं करती। अगला, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डीपी फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, इस प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव डीपी अगर बनाया जाए, ड्यूल बनाया जाए इसका, तो ड्यूल में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ड्यूल का ऑब्जेक्टिव, तो ड्यूल में क्या होता है कि जो बराबर बी वाली मैट्रिक्स होती है, ये जो बी वाली मैट्रिक्स होती है ये उधर चली जाती है, ये उधर चली जाती है ना, और मिनिमम है तो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम है तो मिनिमम हो जाता है। तो आपकी पीपी किसकी है, मैक्सिमम की, पीपी मैक्सिमम की है तो ड्यूल मिनिमम का होगा, है ना, ड्यूल मिनिमम का होगा तो ये मिनिमम, सारे के सारे मिनिमम है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2y1 8y2 11y3, इस हिसाब से आपका आंसर हो गया बी, 2y1 8y2 11y3, है ना। जब आप ड्यूल बनाते हैं तो क्या होता है, सी तो बी की जगह आ जाता है, बी सी की जगह चला जाता है, यही तो होता है। सी जो है वो बी की जगह आ जाता है और बी कहाँ चला जाता है, सी की जगह चला जाता है, सी बी की जगह, बी सी की जगह, बस। साइन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अच्छा साइन, हाँ साइन भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, साइन पे ध्यान दिया ही नहीं, साइन पे तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि जब डीपी बनाते हैं तो पहले साइन ठीक करने होते हैं। मैक्सिमम है तो सारे चिन्ह छोटे के होने चाहिए, सारे चिन्ह छोटे के होने चाहिए तो इसको माइनस से गुणा करना पड़ेगा। मैक्सिमम में सारे चिन्ह छोटे के होने चाहिए, चिन्ह तो यहाँ छोटे के है ही नहीं। बात तो कायदे की, मैक्सिमम के लिए सारे चिन्ह छोटे के होने चाहिए, ये छोटे का है नहीं तो पहले ये माइनस से गुणा होगा, पहले ये माइनस से गुणा होगा, तो माइनस से गुणा होने पर ये हो गया -x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू -2, तो ये ठीक हो जाएगा, ये तो हो गया ठीक, फर्स्ट वाला ठीक हो गया। फिर सेकंड वाला बराबर का है, तो बराबर वाले को दो भागों में तोड़ना होगा, एक बार तो छोटा बराबर है 8 के, एक बार बड़ा है, एक बार बड़ा छोटा है, तो छोटा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा है उसको माइनस से गुणा करो, इसे माइनस से गुणा करने पर -x1 -2x2 है -8 से, तो ये बन जाएगा माइनस का 2y1 माइनस का 8y2 प्लस का 8y3 और आगे वाला 11y4, ये बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा है नहीं, तो शायद चिन्ह गलत लगाए हुए हैं। अच्छा और भी है कि भाई, और कौन पढ़ी, x2 अनरिस्ट्रिक्टेड और है, जान ले से तो x2 अनरिस्ट्रिक्टेड और है, मतलब x2 की जगह कुछ और आएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड से तो फर्क पड़ेगा को नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड आवे तो x2 की जगह हमने x2 डैश और x2 डबल डैश रख देंगे, तो उससे तो खाली x की संख्या बढ़ेगी, बाकी तो ये यूं का यूं ही रहेगा। क्या वो चेंज करता है, नहीं, वो कुछ नहीं करता, बस नंबर बढ़ाएगा, बाकी बराबर में जो रहना है बस वो उसी से चेंज होंगे, तो ये सही है, तो यही बनेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड साइन से तो केवल आपका x2 रिप्लेस होगा, x2 आ जाएगा x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
उससे खाली LHS बदलेगा और LHS से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बनना तो यही है, तो बनेगा तो यही है। यहाँ पे शायद चिन्ह गलत दे दिए इसने, चिन्ह गलत दे दिए। यहाँ चिन्ह शायद ये छोटा है और ये भी छोटा है और वो मेरे ख्याल से बड़ा है, वो मेरे ख्याल से बड़ा है, ऐसा कोई करेक्शन है इसमें। अगर ये करेक्शन कर देते हैं हम, इसको छोटा कर दें, ये छोटा ठीक है, उसको बड़ा कर दें तो माइनस से गुणा करते ही वो छोटा हो जाएगा। तो आपका ये जो आंसर है ये वाला ए आंसर जो है ये हो जाएगा सेट। अगर हमें, क्यों सही है, अगर हम ठीक करते हैं, कर दूं ठीक है ना, अगर यहाँ करेक्शन कर दूं, अब एकदम ठीक हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा करके ठीक करना पड़ेगा। तो -x1 - 2x2 लेस देन इक्वल्स टू -8। तो अब 2y1 - 8y2 प्लस 11y3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। इक्वल है, जब आप डीपी बनाते हैं ना तो डीपी में शर्तें होती है। डीपी बनाने के लिए शर्तें लागू होती है कि आपके सारे चिन्ह, मैक्सिमम के लिए सारे चिन्ह छोटे के होने चाहिए, मैक्सिमम के लिए सारे चिन्ह छोटे के और मिनिमम के लिए सारे चिन्ह बड़े के होने चाहिए। डीपी वाला लेक्चर देखो, डीपी वाला जो लेक्चर है ना उसको देखो और देखो वहां पे बराबर के चिन्ह को कैसे ठीक किया जाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड देने का मतलब है वो पता नहीं है कि वो प्लस का है या माइनस का है, मतलब वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, मतलब उसका निर्धारण नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। और हमारी एलपीपी के लिए हर चीज x1 x2 जितने भी वेरिएबल है सबका नॉन नेगेटिव होना जरूरी है, और वहां पे वो नॉन नेगेटिव दिया हुआ नहीं है। तो इस केस में हम जो करेक्शन करते हैं वो होता है कि x2 जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड होता है उसको हटाकर उसकी जगह 2 वेरिएबल रख देते हैं, है ना। बड़ा दिमाग का खेल खेलते हैं कि हम क्या करते हैं कि मान लो हमें नहीं पता कि x2 प्लस का है या माइनस का है, मान लो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि x2 प्लस का है या माइनस का है। मैंने x2 को लिख दिया x2 डैश x2 डबल डैश। यहां मुझे ये पता है कि x2 डैश पॉजिटिव है, x2 डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है। क्या अभी मुझे पता चल गया कि x2 क्या है? क्या अभी मुझे पता चल गया कि x2 क्या है? जवाब है अभी भी नहीं पता चला मुझे x2 क्या है। लेकिन अब मुझे x2 डैश और x2 डबल डैश तो पता है कम से कम कि ये प्लस के। बड़ा कमाल का मतलब आइडिया जो है इन लोगों ने यूज किया है ना। अब एक नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबरों के अंतर से बनाया जा सकता है ना। दो पॉजिटिव नंबरों से एक नेगेटिव नंबर भी बना सकते हैं, दो पॉजिटिव नंबरों से एक नेगेटिव नंबर भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 3 और 7 है, 3 और 7 दोनों पॉजिटिव है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो 3 में से 7 घटा दो, पॉजिटिव बनाना हो तो 7 में से 3 घटा दो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का है। तो इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड वाले को हम इस तरीके से रिप्लेस करते हैं कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड ना रहे। अब इसको हटा के ये लिख देते हैं और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है। बस वो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, उसकी जगह 2 वेरिएबल आ जाते हैं। फिर सारे वेरिएबल हमें पता है x2 जा चुका है, बाकी वेरिएबल वो जो थे वो तो है ही, ये 2 और आ गए और इन दोनों का पता है। और अभी भी हमें x2 का तो अभी भी पता नहीं लगा, लेकिन अब पता करने की जरूरत ही नहीं कि x2 अब रहा ही नहीं, तो पता करके करना क्या इसका। कंसीडर द प्राइमल प्रॉब्लम LP
अब बताओ कि इस प्रॉब्लम का, देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आएगा, बोथ आर फिजिबल, दोनों के है। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है ये बंद आएगा, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से गड़बड़ है, कोई प्लस को चिन्ह है शायद बीच में, है ना। डैश तो है को नहीं, प्लस ही होगा। x1 प्लस x2 लेस देन 8, है ना, और 2x1 प्लस x2 लेस देन 10। तो जो भी एरिया बनेगा वो मूल बिंदु की तरफ बनेगा और एक बंद वक्र बनेगा। और जब बंद बनता है, बाउंडेड बनता है, तो फिर ओएस होता ही होता है, तो ओएस होगा। और अगर एलपी का मतलब प्राइमल प्रॉब्लम का अगर है सॉल्यूशन है, ओएस है, तो फिर ड्यूल का भी होगा, तो इसका मतलब दोनों का ही होगा। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दोनों ही फेजिबल है। क्योंकि अगर प्राइमल प्रॉब्लम फेजिबल है, अगर उसका सॉल्यूशन है, उसके ओएस है, तो फिर डीपी के भी ओएस होते हैं। तो इससे आपका बी आ जाएगा कि एलपी, है ना। समझ रहे हो ना कि ये, क्योंकि ये मूल बिंदु की तरफ बनेगा, ये जो एरिया होगा ये मूल बिंदु की तरफ बनेगा और एक बंद वक्र बनेगा। बंद बनेगा तो चार कोने होंगे, उस पर ओएस तो होगा ही होगा। ओएस होगा, एलपी का ओएस है, तो फिर डीपी का भी ओएस होगा, तो फिर दोनों फिजिबल हो गए। ठीक है, क्या कहते हो? इस प्रॉब्लम के ड्यूल की क्या हालत होगी? ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इस प्राइमल प्रॉब्लम का जो ड्यूल है, ड्यूल में क्या होगा? इनफेजिबल ओएस होगा, या अनबाउंडेड ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू होगी, यूनिक ओएस होगा, या इनफाइनाइटली मैनी ओएस होगा। ये किस कंडीशन में होगा? पहले एलपी को देखते हैं, एलपी कैसी है, फिर एलपी से डीपी की बात करेंगे। पहले एलपी ट्राई करते हैं कि एलपी इसकी कैसी होगी। एक्स का मान -1 +1 -1, x1 का मान +1, x2 का मान -1। क्षेत्र हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ। अगला है हमारा x1 + x2 3। ये बाहर की तरफ, इनका एरिया बना ये वाला। और इस एरिया का एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ। ये बिंदु तो हो गया 0, 3। ये दोनों को हल करके निकाल लो। x1 - x2 बराबर 1, x1 + x2 बराबर 3। 2x1 बराबर 4, x1 बराबर 2। x1 का मान 2 रखते ही x2 का मान 1। तो ये पॉइंट आ गया 2, 1। z पे मान निकाल लेते हैं। 3x1 + 2x2। एक तो 0, 3 पे आ जाएगा 6, और एक 2, 1 पे आ जाएगा 6, 2, 8। मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला हो गया।
लेकिन अनबाउंडेड रीजन है तो हमें एक बार लाइन खींच के चेक करना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। 3x1 प्लस 2x2 बराबर 8। ये लाइन जाएगी हमारे x1 का मान 8/3 यानी 2.66, 2.66 लगभग यहाँ मान लेते हैं, और x2 का मान 4, तो 1 2 3 4 यहाँ से जाएगी, तो ये लाइन क्षेत्र से जाएगी। दोनों ही केस में जाएगी, छोटा भी इसमें मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा, क्योंकि लाइन का कुछ हिस्सा नीचे वाला भी है और ऊपर वाला भी है। इसका मतलब ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, 8 मैक्सिमम नहीं है, यानी इस प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। डीपी अनबाउंडेड है, एलपी, पीपी, एलपी, पीपी, पीपी अनबाउंडेड है। और हमारी परमी क्या कहती है, जब पीपी अनबाउंडेड होती है ना, पीपी अनबाउंडेड होती है तो डीपी क्या होती है, पीपी में से कोई भी अगर एक अनबाउंडेड हो, वो परमे को बड़ो जोड़ है, बार बार भूल जाओ। अगर पीपी अनबाउंडेड होती है, पीपी या डीपी में से कोई भी अनबाउंडेड होती है, तो दूसरे वाला तो वो इनफेजिबल होती है ना। इसकी परमे यार गोखरू वाली में भी गड़बड़ है। एक मिनट रुको। ये कह रहा है इनफिजिबल ही होगी अगर वो अनबाउंडेड हो, अगर पीपी या डीपी में से कोई भी अनबाउंडेड हो, दोनों में से अगर कोई भी अनबाउंडेड हो, अगर दोनों में से कोई भी अनबाउंडेड हो, चाहे तो पीपी अनबाउंडेड हो चाहे डीपी अनबाउंडेड हो, कोई भी अनबाउंडेड हो, तो उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो इनफिजिबल होता है, तो वो इनफिजिबल हो जाएगा। दोनों में से कोई भी, ये जो परम है ना, ये डॉक्टर गोखरू वाली में भी गलत दी हुई है, और डॉक्टर गोखरू में नहीं, वो कई किताबों में गलत दी हुई है। ये बहुत कंफ्यूजन का हिस्सा रहता है कि भाई क्या होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक अनबाउंडेड हो, कोई भी एक अनबाउंडेड हो, तो दूसरा इनफिजिबल होता है, मतलब सुसंगत हल विद्यमान नहीं है, डीपी का सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। ठीक है,
सही है। तो अगर पीपी या डीपी में से कोई भी एक अनबाउंडेड है, दोनों में से कोई एक अनबाउंडेड है तो दूसरा इनफिजिबल होता है। दोनों में से अगर एक भी अनबाउंडेड, अगर पीपी अनबाउंडेड है तो डीपी इनफिजिबल होगी, या पीपी डीपी अनबाउंडेड है तो पीपी इनफिजिबल होगी। एक अगर एक अपरिबद्ध हल है, पीपी या डीपी में से किसी का एक का अपरिबद्ध हल है तो दूसरे का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, तो इनफिजिबल ओएस होगा। है ना, ये बड़ी परेशानी वाली प्रमेय है क्योंकि किताबों के अंदर काफी गलती है इसमें। है ना, किताबों में काफी गलती है इस बात की। हाँ, अगर पीपी इनफिजिबल हो तो डीपी क्या होगी ये नहीं कहा जा सकता। इनफिजिबल वाले केस में नहीं कहा जा सकता। अगर पीपी इनफिजिबल है मतलब सुसंगत हल विद्यमान नहीं है, तो फिर डीपी फिर कुछ भी हो सकती है, अनबाउंडेड भी हो सकती है, इनफिजिबल भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ओएस नहीं आएगा, बस होगा कौन सा वो नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो फिर दूसरा इनफिजिबल है, अगर एक अनबाउंडेड है तो दूसरा इनफिजिबल है। ये इस तरीके से काम करती है। द नंबर ऑफ ड्यूल वेरिएबल इज एग्जैक्टली, ड्यूल प्रॉब्लम के अंदर जो वेरिएबल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? ड्यूल वेरिएबल, जब आप ड्यूल बनाते हैं तो उस समय वेरिएबल्स की संख्या कितनी होती है? वेरिएबल्स की संख्या उतनी होती है जितनी आपके रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हर रिस्ट्रिक्शन आप क्या करते हैं, बी को उठाते हैं, बी को ही तो सी बनाते हैं, तो बी कितने होंगे? उतने ही बी होंगे जितनी इक्वेशन है। तो जितनी आपकी इक्वेशन होंगी उतनी ही आपके ड्यूल वेरिएबल्स होंगे। तो द नंबर ऑफ प्राइमल कंस्टेंट, प्राइमल प्रॉब्लम में जितनी भी शर्तें हैं उतने ही आपके ड्यूल में वेरिएबल होंगे। है ना, आप क्या कर रहे हैं, आप बी को उठा के तो ऊपर ले जाते हैं ना, यही तो करते हैं, तो वही तो टोटल बनेगा। तो नंबर ऑफ प्राइमल कंस्टेंट, जितने भी आपके प्राइमल कंस्टेंट होंगे, हर कंस्टेंट के बदले हमें एक y1 या w1 w2 w3 देना पड़ता है। अगला सवाल, ये किसी प्रॉब्लम की पीपी है, अब डीपी के बारे में बताना है कि क्या हालत है इसकी। पढ़ो उसको। 1 2 3, ये हो गया आपका x1 माइनस x2 लेस देन 0। ये तो मूल बिंदु से जाने वाली होगी। कोई भी एक बिंदु 1 0 रख के देख लो, 1 0 इसको संतुष्ट नहीं करता, मतलब इसका क्षेत्र इधर होगा। आगे हो गया x1 लेस देन 3, इसका क्षेत्र इधर हो गया। दोनों का कॉमन क्षेत्र ये हो गया। एक तो 0 0 हो गया,
और एक 3 3 हो गया। ये 2 बिंदु आ गए। z का मान z बराबर है -3x1 प्लस 2x2। 0 0 रखने पर 0 और 3 3 रखने पर -9 6 -3। मिनिमम चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए तो 0 हो गया। तो इसके पास तो लेकिन रुको, अभी अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो पता करना पड़ेगा कि क्या हालत है। ये आंसर 0 है, सही है या नहीं है। 0 सही है या नहीं है। 3x1 -3x1 प्लस 2x2 बराबर 0। ये लाइन मूल बिंदु से ही जाएगी, ये बात तो ठीक है। मूल बिंदु से जाएगी, लेकिन नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो इसकी ढाल देख लें। ढाल इसकी आ रही है 3/2। 3/2 और इसकी ढाल 1 थी, तो ये लाइन इसके ऊपर से जाएगी ऐसे। और ऊपर से जाएगी मतलब इससे बड़े मान और इससे छोटे मान दोनों हैं। दोनों है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये अनबाउंडेड है। और अगर ये अनबाउंडेड है तो इसकी वो इनफिजिबल होगी। प्राइमरी प्रॉब्लम, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब इसका बी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि अगर इसके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो इसके ड्यूल के पास नो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो डी भी सही है इसका, बी और डी। इसका डी भी सही है, क्योंकि अगर किसी प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है तो उसके ड्यूल के पास इनफिजिबल या नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो फिर बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी दोनों सही हुए फिर। थ्योरम पेपर बनाने वाले ने भी परेशान करे। ये थ्योरम पेपर बनाने वाले को भी परेशान करते हैं, जो पेपर बनाते हैं उनको भी ये परेशान करती है। माने बेचारे ने याद कर दे।
10 और 2, ढाई और ढाई। क्षेत्र सॉल्यूशन तो आएंगे, वन क्षेत्र बनेगा तो सॉल्यूशन। वैसे इनको देख के जब सारे चिन्ह लेस देन के होते हैं मतलब ओएस होता है, क्योंकि तब मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र बनता है और वो बंद क्षेत्र बनता है ना। कितना टाइम पास करो। एलपीपी डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। अब यूनिक है, ये बात दोनों ही सही है, फिर बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि एलपीपी का अगर सॉल्यूशन है तो फिर डीपी का भी सॉल्यूशन है, तो बी और सी दोनों सही है। लेकिन ओएस विद्यमान होगा, यूनिक होगा, ये बात थोड़ी है। हाँ, ये बात सी में ही डाउट है, सी में डाउट है, यूनिक होगा इसकी क्या गारंटी है। यहाँ पे भी यूनिक है, इसकी गारंटी तो है क्या। आप 8 गारंटी ली को नहीं, 8 भी गारंटी देखा है तो यूनिक ना। 520052, ये हो गया 0200, दोनों को हल करने पर ये हो गया। मैक्सिमम पूछे, ये हो गया, यूनिक ही है ना, यूनिक ही है। इकलौता अद्वितीय ओएस है, ओएस अद्वितीय इकलौता है। अगर ओएस इकलौता है तो हो गया काम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी की वजह से तो लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लेते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स भी प्लस का हो और वाई भी प्लस का हो। एक्स और वाई दोनों प्लस केवल प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इसीलिए हम जो भी एरिया बनाते हैं वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाते हैं। अभी जो हमने एरिया बनाया, वरना तो ये एरिया तो नीचे तक भी जा रहा है, ये एरिया तो नीचे तक भी जा रहा है, हम नीचे तक क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये शर्त रहती है हमेशा। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का ही एरिया बनाते हैं, जो भी कॉमन एरिया बनता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेते हैं।
किसमें लेस देन दिया, कहाँ लेस देन दिया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कोई, हाँ इसमें या तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेस देन 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। x1 की जगह माइनस का y1 रखना पड़ेगा और x2 की जगह माइनस का y2 रखना पड़ेगा। इस कंडीशन पे ध्यान ही नहीं गया, इस कंडीशन पे ध्यान ही नहीं गया। इसे चेंज करके कल दोबारा करेंगे, इसको वापस करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ध्यान नहीं दी। कल वाली क्लास में इसको वापस करेंगे, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। और तो ध्यान ही कौन गया यार, क्या लेस देन के साइन है, है ना, ध्यान ही कौन गया छोटी सी बात पे भी। कई बार छोटी छोटी चीजें मिस हो जाए, अब वो नजर में ही को नहीं आया कि अच्छा लेस देन, क्योंकि आप पता ही मान के चलेंगे ये तो फ्री का ही है, तो यही चले। और चिन्ह दे रहा है कि लेस देन को, अब लेस देन दे रहा है कि हमारा जो एलपीपी है उसमें सारे चिन्ह बड़े के होने चाहिए, तो इनको पहले बड़े का चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो x1 x2 की जगह माइनस के रखेंगे, तो y1 y2 ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे। फिर सवाल y1 y2 में लिखा जाएगा और फिर सॉल्व करा जाएगा, और हमने इसको सीधा सॉल्व कर दिया। चलो कल दोबारा इसको करेंगे, है ना, कल इसको दोबारा ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि ये तो आप कर लोगे वैसे तो, x1 x2 की जगह माइनस y1 y2 रख दो, बस बाकी वैसा का वैसे होगा, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा, फिर चर्चा करेंगे इस सवालों पे।